हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस के बारे में। हमने देखा था कि गवर्नेंस जो है उसका दायरा कैसे अलग है एज कम्पेयर टू गुड गवर्नेंस। ठीक है, हमने उसके बारे में बात ये भी करी थी। डिफरेंसेस जो है वो बेसिकली हमने जाने थे कि गवर्नेंस का जो दायरा है वो बेसिकली लोगों का भला करने के काम आता है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोगों का भला हो। गुड गवर्नेंस का दायरा लेकिन ऐसा कहता है कि सारे लोगों को भला हो चाहे ना हो, लेकिन किसी का भी गवर्नेंस के प्रोसेस में या फिर गवर्नेंस डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर गवर्नेंस को डिलीवर करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे के अंदर एक सिंगल पर्सन का भी बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज गुड अबाउट गुड गवर्नेंस। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें तो आपको समझ में आ गई थी। एक बार के लिए पीडीएफ को देख लूँ। ठीक है, गुड गवर्नेंस के केस में मैंने आपको इसका बैकग्राउंड समझाया था। इंडिया में ये चीज़ हमें एंशियंट टाइम्स में अर्थशास्त्र, जो कि मॉडर्न एम्पायर के साथ रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर देखने को मिलती है। गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट कैसे इमर्ज होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड गवर्नेंस का जो दायरा है वो कैसे एक्सपेंड होता है। फिर हमने देखा हम ये जो वर्ड है गुड, ये क्यों यूज़ करते हैं इन गुड गवर्नेंस, और ये चीज़ हमें क्या बताती है कि गुड गवर्नेंस नॉर्मल गवर्नेंस से अलग कैसे है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है गुड गवर्नेंस के बारे में। देखो, आप लोगों को एक चीज़ तो पता है, और ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। वो वर्ल्ड बैंक ही था जिसने 1989 में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पुश करा था कि ये जो वर्ड है 1989 में, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने एक चीज़ को, एक कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा पुश करा था कि ये जो वर्ड है, ये जो कंसेप्ट है गवर्नेंस, ये जो टर्म है गवर्नेंस, इसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है और हमें इसको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग कंट्रीज। और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक देश की पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करी जाती है उस देश के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, नेशनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। ओके, उसी वर्ल्ड बैंक के टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम यहाँ पर जानते हैं गुड गवर्नेंस के बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कंसेप्ट तो दे दिया शुरू शुरू में गवर्नेंस का, लेकिन आगे चलकर इसी गवर्नेंस के कंसेप्ट को वर्ल्ड बैंक कैसे एक्सपेंड करता है और वो एक नई फील्ड बेसिकली, या फिर इसकी आप कह लो कि गवर्नेंस को थोड़ा सा एक नॉच हायर लेवल पर जाकर एक नया कंसेप्ट वहाँ से जो है वो बर्थ लेता है, वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक प्रयास है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो वाइडन हो सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, सरकार कि बेसिकली जो भी सरकार रूल्स बनाती है, सरकार जो भी रेगुलेशंस लेकर आती है, सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स लाई जाती हैं, सरकार के द्वारा जो भी, तो मैं आपको ये बता रहा था, सॉरी तो कुछ ग्लिच आ गया था गूगल मीट में, हो सकता है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वजह से नेटवर्क के अंदर कुछ इशू हो। मैं आपको ये बता रहा था कि सरकार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो सरकार का कुछ काम रहता है रूल्स रेगुलेशंस स्कीम्स बनाने का, कैसे सरकार जो है वो पॉलिसी मेकिंग करेगी और उन पॉलिसीज़ को सरकार डिलीवर करेगी जनता के लिए। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा, यानी कि हमें सिटीज़न को बेसिकली, अगर आप तोड़ो उसको, इस वर्ड को तोड़ो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिटीजन्स को हमें किस प्रकार से एडमिनिस्टर करना है, लेकिन सिर्फ सिटीजन्स को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करना है, और सरकार जो है वो डिलीवरी मैकेनिज्म के नाम पर लोगों को रूल्स रेगुलेशंस स्कीम्स और पब्लिक पॉलिसी थमा कर जा रही है अपने हाथ में। तो ये तो चीज़ सिर्फ गवर्नेंस नहीं हो सकती, और गुड गवर्नेंस को तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का बेसिकली प्रयास इस बात को लेकर था कि गुड गवर्नेंस एक ऐसा प्रयास है जो कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे को वाइडन कर देगा बाय गोइंग बियॉन्ड फॉर्मल गवर्नमेंट। जो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है
सरकार किस पर्पज़ से बनी होती है, क्यों बनी होती है, कैसे बनी होती है, सरकार का दायित्व क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, इनके बियॉन्ड जाकर जब हम बात करते हैं तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर जाकर बात करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स ये एक ब्रॉड रिफॉर्म स्ट्रैटेजी है। गुड गवर्नेंस वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक काफ़ी ब्रॉड रिफॉर्म स्ट्रैटेजी है, ताकि गवर्नमेंट को हम लोग कैसा बना सकें। कुछ क्वालिटीज़ देखना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो है वो ओपन हो। ओपन का मतलब आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो, अकाउंटेबल हो और डेमोक्रेटिक हो। रिस्पॉन्सिव हो, जनता की कोई भी नीड्स हैं तो सरकार उन नीड्स को रिकॉग्नाइज करे, उस पर एक्ट करे। और सरकार एक्ट कैसे करती है, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि गवर्नमेंट का दायरा बेसिकली क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह को बनाने का, लेकिन वो चीज़ जनता की नीड्स के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो काम का है। अकाउंटेबल, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में फ़र्क समझाया था। अकाउंटेबिलिटी में जवाबदेही तो होती ही है पर्सन की, लेकिन इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन इसके अलावा जवाबदेही भी होती है और डेमोक्रेटिक नेचर हो। उसके अलावा गवर्नमेंट की तो ये क्वालिटीज़ होगी कि गवर्नमेंट को ओपन बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, टू द नीड्स ऑफ द पीपल, अकाउंटेबल एंड डेमोक्रेटिक। हमें उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट करना है। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट इसलिए करना है, मतलब गुड गवर्नेंस का मॉडल वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये कहता है। और आपको पता है वर्ल्ड बैंक का जो मॉडल है गुड गवर्नेंस का, वो सिर्फ जनरली ज़्यादातर बात करता है डेवलपिंग नेशंस की, कैसे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करा जाए और सिविल सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करा जा सके। अब सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे होते हैं शाइनी, क्या क्या होते हैं, कोई आइडिया दो। एनजीओ हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, इनको हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है। और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की ज़रूरत इसलिए है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है आपको पता है वो, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें प्राइवेट सेक्टर, वो कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का हमेशा एक ही मोटिव होता है और वो क्या है, प्रॉफिट में, प्रॉफिट मेकिंग या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इट इज द क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या, जो क्वालिटेटिव डायमेंशन है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्योंकि क्वांटिटेटिव में देखो आप कहोगे कि गवर्नेंस का दायरा भी क्या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल होता है। मैं अगर यहाँ पर गवर्नेंस के कुछ एस्पेक्ट को अगर यहाँ पर लिखूँ, एक बार के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये है इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और ये इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, अगर आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हो विच डील्स विथ नंबर्स, तो ये बनेगा मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट विच डील्स विथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये बनेगा आपका दायरा मिनिमम गवर्नमेंट का
और मैक्सिमम गवर्नेंस का। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो एक्शन में है उसी को कहते हैं ना गवर्नेंस। गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है वो हमें दिखना भी चाहिए, सिर्फ बोलने से या उसके होने से कुछ नहीं होगा, उसको काम भी करना चाहिए। और वो चीज़ ये जो इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है हमें देखने को मिलेगी, ये वाली चीज़ इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस। नेशंस के सोशो मतलब एक नेशंस क्या, यहाँ पर मैं बेसिकली नेशन ना कहकर ऐसा कर देता हूँ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज कंट्री। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी कंसर्न्स ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। यहां पर हम लोग किसको देखते हैं, सरकार का गवर्नेंस का जो दायरा है वो कितना एफिशिएंट है और उसके रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं। जब सरकार एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है सभी चीज़ों को, तो एफिशिएंसी कितनी है सरकार के पास। उसके बाद कंसर्न्स ऑफ गवर्नेंस रिलेटेड टू इट्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पहले हैं एफिशिएंसी कंसर्न्स, दूसरे हैं अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स। सरकार की जवाबदेही कितनी रहेगी और सरकार एफिशिएंट कितनी है। अब ये जो है यहां पर हमें इसी से कुछ बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं गुड गवर्नेंस के। नंबर 1, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी विच इंक्लूड्स सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है जनता आवाज उठा सके और सरकार की जवाबदेही उन आवाजों के लिए तय हो, रिस्पॉन्ड करे सरकार। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सिविल लिबर्टीज यानी कि सिविलियंस की लिबर्टीज, सिटीजन्स की लिबर्टीज, उनको मिलने वाला हर तरीके का फ्रीडम, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सरकार ऐसे डेमोक्रेटिक वे में, जैसे यहां पर देखो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्वालिटी तो आपको पता ही है डेमोक्रेटिक, लेकिन डेमोक्रेटिक के अलावा हम शुरू में क्या पढ़ते हैं यहाँ पर गवर्नेंस के इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ पर आओ, पीसीडी पढ़ाया था मैंने आपको। ये देखो पॉलिटिकल रिजीम स्टेबल वाली कौन सी हो पाएगी, बेस्ट कौन सी होती है, पार्लियामेंट्री, सिविलियन और डेमोक्रेटिक, पीसीडी। वापस आओ यहाँ पर, तो ये होगी इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर। दूसरी चीज, इससे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर होगी, ठीक है, पीसीडी से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिविलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे तो होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर। और यहां पर राइटर आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो गुड गवर्नेंस को वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचेगी, एंड वाइसी वर्सा ऑल्सो, जहां पर गुड गवर्नेंस है वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। सरकार अगर अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट्स किसी देश के अंदर बन रही हैं, एक सरकार बनी, वो कुछ टाइम तक चलती है फिर टूट जाती है, कुछ टाइम तक चलती है फिर टूट जाती है, कुछ टाइम तक चलती है फिर वो अथॉरिटेरियन हो जाती है, अपने रूल को और ज़्यादा एक्सटेंड करने लग जाती है। ये स्टेबिलिटी नहीं है देश की। ऐसे करके सरकार क्या होगा, वो पीसीडी के नेचर को छोड़कर अपना लेगी, या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। और वहां पर प्रेसिडेंशियल को चलो हटा दो, लेकिन मिलिट्री और अथॉरिटेरियन अगर होंगे तो ऑब्वियस ये बात है फिर कैसी गवर्नेंस आ पाएगी, और जब गवर्नेंस नहीं आ पाएगी तो गुड गवर्नेंस कैसे आ सकती है। फिर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। ईशा कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नो सर। ठीक है। शाइनी, किसी को भी कोई दिक्कत? गौरव, कुणाल, मयूर, श्रेया, सब ठीक है ना यहाँ तक? मेरी बात समझ में आई? मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला मैं फिर से पॉइंट कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आ सकता है, सिविल लिबर्टीज़ की वजह से आ सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिविल लिबर्टीज़ मयूर उन देशों में होगी जहाँ पर पीसीडी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री, एक सिविलियन और डेमोक्रेटिक, ये पीसीडी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहाँ पर गुड गवर्नेंस हमें देखने को मिल रही है, ऑटोमेटिकली ये सरकार के फीचर देखने को मिलेंगे हमें पीसीडी, जहाँ पीसीडी की तरह की सरकार है वहाँ पर ऑटोमेटिकली गुड गवर्नेंस को अपनी तरफ खींच लेगी। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिविल लिबर्टीज जहाँ पर मिसिंग है, उन कंट्रीज का जनरली पॉलिटिकल रिजीम बंधा हुआ है किसके इर्द गिर्द, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इर्द गिर्द, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इर्द गिर्द, या फिर अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के इर्द गिर्द। यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस को भी चेक करते हैं, विच इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। देख रहे हो, पॉलिसी मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, पॉलिसी मेकिंग है, तो ये तो फिर इसका पार्ट हुआ ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये तो पब एड का पार्ट हुआ। तो मैं पब एड से इस कंसेप्ट को खींच कर, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, गुड गवर्नेंस इज एन अटेम्प्ट टू वाइडन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप से गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को कैसे खींच के लेकर आऊँ, मैं इसके होराइजन को कैसे ब्रॉडन करूँ। तो मुझे सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया चलती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की प्रक्रिया चलती है, उसके अंदर व्हाट आई नीड टू चेक इज क्वालिटी। और ये जो क्वालिटी है पता है कैसे दिखती है, कहाँ गया वर्ड, ये क्वालिटी दिखेगी आपको सरकार की एफिशिएंसी की फॉर्म में और अकाउंटेबिलिटी की फॉर्म में। आप कहोगे पॉलिसी मेकिंग को पब्लिक सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी है क्या, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी क्यों नहीं है। पॉलिसी मेकिंग या पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसी अप्रोच है, किसके लिए करी जाती है, ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर देखा, ये सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें हैं, राइट। पॉलिसी मेकिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें हैं। तो अगर ये सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें हैं, इसके अंदर ये क्वालिटी तो कम से कम होनी चाहिए ना कि वो एफिशिएंट हो, और सरकार की जवाबदेही पूरी पूरी नहीं होनी चाहिए। सरकार को किसी भी पॉलिसी फेलियर के लिए, स्कीम के फेलियर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्या बताओ। हमने देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक सरकार को दी है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का ये दायित्व बनता है ना कि सरकार इन सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाए, हाँ या ना। क्लियर है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई सा भी देश में अगर फ्रेमवर्क बनाया जाता है, अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, सरकार की गवर्नेंस की डायरेक्शन में हम लोग कैसे जान सकते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। जैसे इसके लिए तो बहुत सारे हथकंडे होते हैं, आरटीआई लगाना है ना, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात कर ही ली है। उसके बाद और क्या तरीके होते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, देखो आरटीआई तो एक सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हो सकते हैं, सरकार के ऊपर और रेगुलेशंस कौन कर सकता है देश में जब वो गवर्नेंस को डिलीवर कर रहा हो, क्या मैं इसके अंदर जुडिशरी लिख सकता। इसके बाद पब्लिक सर्विस डिलीवरी की डायरेक्शन में मैं बड़ी सारी ये नहीं लिख सकता, रेगुलेटरी बॉडीज। इसके अलावा क्या हम इसको मेंशन नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी बॉडीज, राइट। तो इसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए। आरटीआई से आपको सारे तरीके के जवाब मिल जाते हैं, हाँ या ना। मिल जाते हैं एक्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू
सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंडिया की सिक्योरिटी के साथ जो भी कंसर्न्स हैं वो। अब शायनी अगर आप रॉ पे आरटीआई लगा रहे हो कि अपने अगले 10 मिशन मुझे बता दो कि कहाँ होने वाले हैं, तो ये मिल जाएगा आपको आरटीआई से इन्फॉर्मेशन। अंडर कवर एजेंट्स अभी हमारे कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, उनका नाम बता दो, अंडर कवर नाम क्या उनका, रॉ आपके पीछे पड़ जाएगी, इसको क्यों जानना है। तो रूल ऑफ लॉ विच इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। आपको पता है सुप्रीम चीज देश के अंदर क्या होती है, सुप्रीम रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, लॉस, एक्ट्स, पॉलिसीज, स्टैट्यूट्स, ये सब चीजें है ना। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या कहता है, एवरीथिंग शुड बी गवर्न अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, विच इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो। अब प्रॉपर्टी राइट्स के दायरे को अगर आज के समय में अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें, एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक पर्सन का मालिकाना हक होता है, हाँ या ना, होता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर आपको दिखेगी, वो सिर्फ क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी के राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और आपने कंसेप्ट सुना है ना आईपीआर का, इसके लिए रूल ऑफ लॉ कैसे एस्टैब्लिश करा जाता है, मैं पेशेंट क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, पेटेंट्स, और एक वर्ड और सुना होगा, कॉपीराइट्स, है ये रूल ऑफ लॉ। और अगर हम लोग वैसे बात कर लें कि प्रॉपर्टी राइट्स को जनरल तरीके से प्रोटेक्ट करा जा रहा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करा जा रहा है, नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज होती है उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है एज लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अगर ये वाली चीज हम 1973 से पहले डिस्कस कर रहे होते और तब वर्ल्ड बैंक ये बोलता कि रूल ऑफ लॉ आने की आवश्यकता है, या फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम इसे कनेक्ट कर रहे होते विच इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, तब प्रॉपर्टी राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड होते, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, क्योंकि उसको ये वाली क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है, द क्वालिटी ऑफ वर्किंग इन एन इम्पार्शियल मैनर एंड मेंटेनिंग द करेक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लेकिन कुल मिलाकर जुडिशरी जो न्यायालय है अलग अलग लेवल पर, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करे, वो स्वतंत्र रूप से काम करे। और इंडिपेंडेंस से काम करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, वर्किंग विदाउट फियर एंड फेवर। और इससे एक चीज मेंटेन और रहे, वो क्या है, वो है ये तीनों बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनके बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद कर्ब्स ऑन करप्शन।
मैं आगे चलकर आपको ये भी बताऊंगा, बचपन से लेकर अभी तक आप ये वर्ड सुनते हुए आए हो, करप्शन करप्शन करप्शन, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है करप्शन, क्या मतलब होता है करप्शन का, करप्शन हमें दिखता कैसे है, वो सारी बातें भी छोड़कर बेसिक तरीके से करप्शन को डिफाइन कैसे करा जाता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे आगे चलकर इसी बुक के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आई? वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है गुड गवर्नेंस के बारे में? उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इसको हम लोग कहते हैं यूनेस्कैप, कमीशन का नाम थोड़ा सा बड़ा है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, इसके अकॉर्डिंग यूनेस्कैप की बात माने तो गुड गवर्नेंस के 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या? एक, पार्टिसिपेटरी, अगर हम इसके बारे में जाने, वन इज पार्टिसिपेटरी, दूसरा कंसेंसस ओरिएंटेड, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, चौथा ट्रांसपेरेंसी, पांचवा रिस्पॉन्सिवनेस, सिक्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सेवेंथ एफिशिएंसी, एट्थ इक्विटेबल कैरेक्टर, अच्छा ये एक ही है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इसको हम कर देते हैं 6, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, सेवेंथ इक्विटेबल और 8 इंक्लूसिव, एंड इट शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आठों कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली अलग अलग जगह पर कोड करनी ही पड़ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। ये इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस भी एक ही है वैसे, और ये रूल ऑफ लॉ अलग है। तो ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस की, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है यूनेस्कैप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक। इट एश्योर्स दैट करप्शन इज मिनिमाइज्ड, इट एश्योर्स दैट कि जो करप्शन है वो मिनिमाइज होती है, एंड द व्यूज ऑफ माइनॉरिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट, एंड द वॉइस ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी आर हियर्ड इन डिसीजन मेकिंग। अगर कहीं पर भी गवर्नेंस के दायरे के अंदर, कहीं पर भी गवर्नेंस के दायरे के अंदर ये सारी की सारी 8 जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम इनको अपना लें, सवाल ये उठेगा ना आपका कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा बेसिकली क्या होगा? नंबर 1, करप्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, माइनॉरिटी के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करी जाएगी, एंड वॉइसेस ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी आर हर्ड इन डिसीजन मेकिंग। सबसे तो जो वल्नरेबल जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका भी योगदान होगा, यानी कि गवर्नेंस का दायरा भी, अगर गवर्नेंस का दायरा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का दायरा, तो यहाँ पर अप्रोच होगी लास्ट माइल अप्रोच, एकदम आखिरी से आखिरी बंदे तक भी गवर्नेंस जो है वो जाती हुई दिखेगी हमें, लास्ट माइल डिलीवरी अप्रोच। ओके, लास्ट माइल डिलीवरी अप्रोच सबको मिलेंगे इसके फायदे। जैसे आप इसको देख लो, हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं ना, हम लोग ये बोलते हैं हमेशा गवर्नेंस का एंगल, पॉलिसी मेकिंग का एंगल, सब कुछ हमेशा बॉटम अप्रोच से शुरू होना चाहिए, और वो बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। और अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर ये किस लेवल पर देखने को मिलता है, तो वो लेवल क्या है? ग्रास रूट लेवल, हाँ लोकल लेवल, ग्रास रूट लेवल। तो ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो होते हैं, इनको, इनके लिए क्या टर्म यूज करा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर के अंदर,
अंत्योदय, ये टर्म सुनी आपने, अक्सर वहां पर सुनी होगी जब हम गांधी जी के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, नंबर 1 पार्टिसिपेशन। गवर्नेंस की प्रक्रिया में मर्दों का और औरतों का दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड दिस इज द की कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन डायरेक्ट भी हो सकता है या थ्रू लेजिटिमेट इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भी हो सकता है। यानी कि एक पर्सन जो है वो अपनी इस पावर को यूज कर रहा है, नंबर 1। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है? अगर एक पर्सन ने रिक्विजिट एज अगर अटेन कर ली है, if he or she fulfills all the conditions and is not debarred by the election commission of India या फिर any other law from contesting elections, या तो चुनाव में वो खुद प्रतिनिधि बनकर खड़ा हो जाए, और प्रतिनिधि बनकर खड़ा नहीं होना है तो अपना प्रतिनिधि चुन ले। वो कैसे होगा? सेकेंड पावर। राइट टू वोट इन इलेक्शंस। अब समझ गए? पार्टिसिपेशन कोड भी डायरेक्ट में अब आप क्या बोलोगे? देखो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर चॉइसेस दे रखी हैं, दोनों चीजें लिख रखी हैं। डायरेक्ट वाले में क्या आएगा? राइट टू कंटेस्ट, और थ्रू लेजिटिमेट इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स के फॉर्म में कैसे आएगा? राइट टू वोट। क्योंकि यहां पर जो है आपको फिर रिप्रेजेंट कौन करेगा? आपका पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर होगा? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि। अब क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट representative democracy, it does not necessarily mean that the concerns of the most vulnerable in the society would be taken into consideration in decision making. पार्टिसिपेशन का दायरा बेसिकली कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने की वजह से, देखो ना, जैसे कि हम वोट कर रहे हैं और हम अपने प्रतिनिधियों को लेकर आ रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारे ब्याह पर, यानी कि जनता के ब्याह पर लोकसभा में जाकर, अगर वो नेशनल लेवल पर एमपी हैं या फिर विधानसभा में जाकर अगर वो किसी स्टेट लेवल पर एमएलए या विधायक है, तो वो जो है हमारी पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, हमारी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन राइटर आपको यहाँ पर ये कह रहा है, इस प्रकार की डेमोक्रेसी या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो हो गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन डैट जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनका कंसर्न जो है वो एड्रेस हो जाएगा इससे, या फिर वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ना ये सपना हो सकता है कि अधूरा रह जाए। कौन सा सपना? लास्ट में सर्विस डिलीवरी अप्रोच का, या फिर गवर्नेंस का फायदा मिले, या फिर गवर्नेंस का फायदा मिले पूरा सौदा पुअर को। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। पार्टिसिपेशन तो इसका मतलब होनी कहते चाहिए, पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। जनता को पता होना चाहिए, एंड पार्टिसिपेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब यहां पर क्या है? इन्फॉर्म्ड का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर इन्फॉर्म्ड का मतलब बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट अगर वो इन्फॉर्म्ड रहेगी तो कम से कम एक चीज तो सुनिश्चित हो पाएगी, accountability of our representatives. This means freedom of association and expression on the one hand and an organized civil society on the other.
आप चाहो तो ग्रुप्स बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो खुद की. यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस, यू कैन फ्रीली से वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ऑब्वियस सी बात है, हर एक फंडामेंटल राइट्स या ऐसे किसी राइट को एंजॉय करते हुए आपको कुछ मर्यादाओं का, कुछ लक्ष्मण रेखाओं का ध्यान रखना पड़ता है. बिकॉज नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट. एवरी फंडामेंटल राइट comes with some or the other kind of restrictions, and an organized civil society on the other hand. सिविल सोसाइटी क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, या राइट, जिनको सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ों का नो हाउ पता है. अब इंडिया के अंदर इस पार्टिसिपेशन के दायरे को इंश्योर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मतलब गुड गवर्नेंस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिसिपेशन, इसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. 14 लाख से ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो हमें देखने को मिलती हैं. 14 लाख से भी ज़्यादा. यानी कि पीआरआई किसको रिप्रेजेंट करता है, रूरल लोकल बॉडीज को, राइट. उसके बाद प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा and state legislative assemblies. It has resulted in political empowerment of these vulnerable sections of the society. और ये चीज अब एक्सटेंड कर दी गई है थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसमें अगले 10 सालों के लिए और, यानी कि 2030 तक एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन एक्सटेंड हो गई है, लेकिन इसके अंदर और कहां पर हुई है, लोकसभा और विधानसभा, या जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हो आप. लेकिन जो एक पोस्ट होती थी नॉमिनेटेड मेंबर्स की, एंग्लो इंडियंस, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, बोथ इन लोकसभा एंड विधानसभा, या जिसको आप कहते हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पर एंग्लो इंडियन का दायरा खत्म, लेकिन एसटी और एससी की प्रक्रिया अभी तक चल रही है अगले 10 सालों के लिए भी. तो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसकी वजह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है इन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का. और रिजर्वेशन का मैंने आपको लेटेस्ट बता दिया, 10-10 सालों के लिए कर ये चीज़ होना था. सबसे पहले ये चीज़ आई थी 1950 में, तब ये वाली चीज़ हर साल एक्सटेंड होती चली गई है. 1960, 70, 80, 90, 100, 2010, 2020 और 20 के टाइम पर, यानी कि 2019 के टाइम पर ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आता है और 10 साल के लिए फिर से रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया. लेकिन एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेटेड सीटें जो मिलती थी लोकसभा के अंदर, प्रेसिडेंट जो है वो चुनते थे ना 2 एंग्लो इंडियंस को, और इस स्टेट के अंदर गवर्नर जो है वो नियुक्त करते थे. अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है, एसटी एससी वाली कंटिन्यू है. और ये कैसे हुआ, थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. उसके बाद mygov.in, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा था, विच ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स टू रजिस्टर देयर ओपिनियन इन रिलेशन टू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी जो ड्राफ्ट बिल वगैरह जो मैं आपको बताता नहीं हूँ, जैसे वो आता है, जो सरकार है वो राय मांगती है जनता की, उसके लिए आप mygov.in पर जा सकते हो. अब मुझे एक बात बताना, अगर जनता की राय जानने के लिए, जनता का ओपिनियन जानने के लिए अगर इस प्रकार की वेबसाइट लॉन्च करी गई है, आप मुझे बताओ, क्या ये नहीं है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस? क्या ये जनता के पास जाने वाली बात नहीं है कि सरकार जनता के और करीब जा रही है, जनता को ऑल इन्वॉल्व कर रही है डिसीजन मेकिंग के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, है कि नहीं है?
ये रहा। अब जैसे यहाँ पर देखो, ज्वाइन दी ग्लोबल कॉन्वर्सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023, ये भारत मंडपम में होगी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, 12 से 14 दिसंबर 2023 तक। मैंने इस पर क्लिक करा, नेट आई थिंक दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा मेरा, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ना वो आते हैं अलग अलग जगह पर कि आपको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो एक रजिस्ट्रेशन के लिए वो एक खुल कर आता है। क्या छोड़ो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी, क्या क्या चीज़ें टाइमलाइन में है, आने वाले समय के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो पता लग जाती हैं। और ऊपर से आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, देखा अपॉर्चुनिटी देता है सिटीजन्स को ताकि वो अपने ओपिनियंस को रजिस्टर करवा सकें इन रिलेशन टू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कुल मिलाकर कुछ ड्राफ्ट पॉलिसीज वगैरह रखी जाती है और जनता से उनके सजेशन यहाँ पर मांगे जाते हैं। इसके अलावा प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, ये इंश्योर करता है डैट सिटीजन्स रजिस्टर देयर वॉइस ऑन ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप अपना ओपिनियन, वही जो था कि मैंने आपको अभी आपको बताया mygov.in पे, ये एक दूसरी चीज़ है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। यहाँ पर देख रहे हो, लेजिस्लेटिव में तो लेजिस्लेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लॉ मेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन व्हाट इज प्री लेजिस्लेटिव, प्री लेजिस्लेटिव होता है लॉ मेकिंग से पहले, ठीक है। तो ये इंश्योर क्या करेगा कि सिटीजन जो है वो अपने कंसर्न्स, चाहे उस ड्राफ्ट बिल के सपोर्ट में या उनके अगेंस्ट कुछ बोलना है, वो अपने सारे के सारे कंसर्न, सारे की सारी बातों को रख सके सामने, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, पहला वाला आप लोगों को पता लगा अच्छे से, गुड गवर्नेंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिसिपेशन, कोई दिक्कत पार्टिसिपेशन में किसी को भी, रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस जो है, सॉरी अब गवर्नेंस नहीं बोलना चाहिए हमें, अब सारी बातें गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग चल रही हैं। गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स फेयर लीगल फ्रेमवर्क्स दैट आर इन्फोर्स्ड इम्पार्शली। कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए ना, वो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, किसी का पक्ष लेते हुए नहीं, इम्पार्शियल तरीके से। लेकिन किन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर निष्पक्ष रूप से, फोर है, फेयर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, इट ऑल्सो रिक्वायर्स फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। और इसके लिए पूरी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की या फिर फेयर लीगल फ्रेमवर्क हो, हमने अभी पढ़ा, अगर आप ऊपर जाओगे ना, यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कर्ब्स ऑन करप्शन, और इधर ही जो आप देख रहे हो फेयर लीगल फ्रेमवर्क्स, फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन दोनों की अगर बात करें, जुडिशरी तो देखो है ही, जुडिशरी के अलावा अगर स्पेसिफिक दायरे की बात करें, मानव अधिकारों की पूरी प्रोटेक्शन, तो उसके लिए हमारे देश में सबसे बड़ी कमीशन है NHRC, फुल फॉर्म क्या इसकी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब बात करें अगर ह्यूमन राइट्स हमें प्रोटेक्ट करने पर्टिकुलर माइनॉरिटीज के, तो माइनॉरिटीज के ऊपर भी अलग से अब कमीशन है, क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। बच्चों के ऊपर भी है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR सुना है, औरतों के ऊपर भी है। हाँ जी। तो इम्पार्शियल एनफोर्समेंट ऑफ द लॉस, इट रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी,
एंड इम्पार्शियल एंड इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स। ताकि पुलिस, अच्छा ऐसा क्यों बोला गया है कि अगर हमें इम्पार्शियल तरीके से लॉस की इन्फोर्समेंट करवानी है तो हमें एक स्वतंत्र जुडिशरी चाहिए, स्वतंत्र कोर्ट चाहिए, और इम्पार्शियल और इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स चाहिए। अब ताकि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन ने एक संगीत जुर्म कर रखा है और पुलिस पार्शियल है या पुलिस ही करप्शन शो कर रही है, तो पैसे लेकर पता चला उस पर्सन को छोड़ दिया गया, या फिर पुलिस मना कर रही है एफआईआर जो है वो हम दर्ज ही नहीं करेंगे, या फिर पुलिस एक गुनहगार को या बेगुनाह को जो ये 24 आवर्स के अंदर पुलिस के सामने ये जो पेश करने वाली बात होती है, इसको पता चला अपनाए ही ना। और बेगुनाह की बात मैं क्यों कर रहा था, किसी बेगुनाह को पकड़कर, उसको तो कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको पकड़ के पता चला जेल में डाल दिया जाए दिखाने के लिए। पुलिस किसी केस को दबाने के लिए, किसी भी केस को दबाने के लिए, किसी भी पर्सन की बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई भी जो हथकंडे अपनाए वो काम नहीं करने चाहिए। बेगुनाह को कभी फांसी नहीं होनी चाहिए, बेगुनाह को कभी कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बेगुनाह को इवन पुलिस स्टेशन भी क्यों बुलाया गया या उसको वहां पर भी जाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो बेगुनाह है। लेकिन एक गुनहगार को इन सब चीजों से बचाया ना जा सके, पता चला वो जेल गया है। और मयूर, हमारे देश में बड़े सारे नेताओं के ऐसी वीडियोस जेल वगैरह से रिलीज होती है ना कि डबल बेड लगा हुआ है, एलसीडी टीवी लगी हुई है, फ्रिज लगी हुई है, मालिश करने वाला एक पर्सन डेली आ रहा है ना, फोन मिला हुआ है उनको। ये फैसिलिटीज नहीं मिली चाहिए, तो वो जेल कहां, फिर तो वो बेडरूम है। इसके लिए भारत में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंडर आर्टिकल 39A इट स्पेसिफिकली मेक्स अ प्रोविजन फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। न्याय सबके लिए बराबरी का होना चाहिए। अब देखो, मैं ऊपर जो बातें कर रहा था वो न्याय की बातें तो कर रहा था मैं। पैसा होने से जेब में कुछ नहीं है कि आप किसी गुनाह से बच जाओगे, और नहीं है अगर पैसा जेब में तो उसका ये भी नहीं है कि आपको पकड़ के जेल डाल दिया जाएगा। सबके पास न्याय का इक्वल अधिकार होना चाहिए एंड फ्री लीगल एड ऑल्सो। बहुत सारे लोग केस लड़ते हुए वकील जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर वो जानते नहीं कानूनी प्रक्रिया के बारे में। कानून आपको इसके लिए दो ऑप्शन देता है। अगर मैं फ्री लीगल एड की बात को हटा भी दूं, आप क्या अपने सारे केसेस खुद लड़ सकते हो क्या अगर वकील आपका केस लेने से मना कर दे? हर तरह के केस नहीं, कुछ भी लड़ सकते हो आप यार। वकील जब केस ले ही नहीं रहा आपका, तो आप अपना केस खुद लड़ो। फिर आपको जैसे वर्ड्स में कहना है कोर्ट को अपनी बात समझानी है, आप समझाओ। आपने ओ माय गॉड मूवी देखी है? वो कहता है मेरी हामिद भाई मेरा केस तो कोई ले नहीं रहा है। सारे जो वो मना कर देते ना, तो ओमपुरी जो होता है एक मुसलमान जो कि चल फिर नहीं पाता, उसके पैर खराब होते हैं, वो पहले वकालत कर चुका होता है, वही उसका एफिडेविट वगैरह सब कुछ बनाता है ना कोर्ट में पेश करने के लिए। वो कहता है ना देयर इज प्रोविजन इन लॉ, अगर कोई वकील आपका कानून की नजरों में केस लेने से मना कर दे तो कानूनी तौर पर आप खुद अपना केस लड़ सकते हो। लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है मुझे वकील कर लेना चाहिए, मेरा केस कोई ना कोई ले लेगा, कोई ऐसा कोई बहुत गंभीर केस नहीं है ये, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, पैसा नहीं है, वकील जो पैसे मांगते, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड। पार्लियामेंट जो है उसने नालसा पास करा था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन। कौन सी प्रोविजन? फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं इंक्लूडिंग पुअर, दे आर नॉट डिनाइड जस्टिस बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसा कि अभी मैंने बोला, न्याय पाने के लिए वो पर्सन सोचेगा यार कोर्ट जाएंगे, कब तक केस चलेगा, कब तक क्या होगा, वकील मेरा केस पता नहीं लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। बिल्कुल लड़ेगा, कोई पैसे भी नहीं लेगा, बिकॉज फ्री लीगल एड के तहत ऐसा होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट की, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट में जो आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी, ये कौन से केस से दी थी? विच केस? केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, जो कि इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ हमारे देश में प्रिवेल करता है इन इसके बाद से, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से, केशवानंद भारती केस के बाद से, इट प्रिवेल्स इन आवर कंट्री इन लेटर एंड स्पिरिट। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यहाँ पर मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी छेड़ी नहीं जानी चाहिए, वो हमारी देश की नींव है, ये राइट हमारे देश का आधार है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या इंश्योर करता है? दैट रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन लेटर एंड स्पिरिट। रूल ऑफ लॉ भी इसका मतलब क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है?
जी हाँ, बिल्कुल वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 8 की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।